गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एक बार दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तक जितने भी मैंने लेक्चर्स आप लोगों को जो दिए हैं उन सब लेक्चर्स में थ्योरेटिकल पार्ट ही था, और ये जो चैप्टर होगा इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगा। इसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा कोई भी लेक्चर नहीं सुना उन लोगों के लिए क्या आ जाएगा, उन बच्चों के लिए क्या आ जाएगा कि आप प्लीज मेरे YouTube चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल बाय हरमीत सिंह इसमें जाइए। और अभी तक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 14 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें कुछ लेक्चर्स बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक टर्म्स वाला आ जाएगा जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, और भी कई टर्म्स हैं। फिर एक कंसेप्ट, एक लेक्चर में मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को डिस्कस किया है, जो इसमें यूज होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में वो यूज होगा। अगर आप लोग वो लेक्चर्स को अगर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आसानी से समझ आ जाएगा। और ये चैप्टर अकाउंट्स पर बेस्ड ही नहीं है, सिर्फ 2-3 टर्म्स आ जाएंगी। अगर मैं से बोलूंगा ये मैथमेटिक्स टाइप का चैप्टर है, इसमें कोई अगर चीज इंक्रीज होती है, जैसे हम करते हैं मैथ में करते हैं, इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, बस यही करना हमने। कोई डेबिट का यूज नहीं है, अभी यूज नहीं है। इस चैप्टर के बेसिस पर आगे जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे वहां पर यूज होगा। अभी डेबिट और क्रेडिट का एज सच डिटेल में उनका यूज नहीं होगा। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जैसे मैंने बताया कि जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट। तो वही कंसेप्ट के बेस पर अकाउंटिंग इक्वेशन है। इट इज नथिंग एल्स बट ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज हैं किसी भी एंटरप्राइज के, किसी भी बिजनेस के, दे शुड बी इक्वल। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का मतलब आ जाएगा प्रॉपर्टी, पोजेशंस। जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पोजेशन है, जिसे मैं यूज करूंगा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। लायबिलिटी मीन्स बोझ, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने किसी से कोई चीज उधार पर खरीदी, उसको पैसा लौटाना ये मेरे पर बोझ है, वो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है। और कैपिटल, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम ओनर बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। और जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो पूंजी, पैसा लेकर जो आता है, क्योंकि अब बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए बिल्डिंग लेनी है, सामान खरीदना, वो कहां से खरीदेगा? तो उसके लिए जो ओनर अपने घर से पैसा लेकर आएगा, उधार लेकर पैसा लेकर आएगा, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी फर्म की हैं वो इक्वल होती हैं, वो इट शुड बी इक्वल। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड, और वो कंसेप्ट क्या कहता है? फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। एक क्रेडिट होना चाहिए, वो इक्वल अमाउंट का होना चाहिए। और मैथमेटिकली अगर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये बैलेंस शीट किस बला का नाम है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। किसी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा, अदरवाइज डिटेल में बैलेंस शीट हम फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो 10th और 11th चैप्टर है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट को। तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 या 2 से ज्यादा एस्पेक्ट्स होंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के, जैसे मैंने बताया, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 या उससे ज्यादा एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी। आई हैव रिटन हियर ओनली 2 एस्पेक्ट्स, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। और हम
यहां पर सीखेंगे कि कैसे उन एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आ गया, मैंने बेसिक्स में एक बताया था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में मैंने बताया था क्लियर, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। इनके लिए मैंने रूल्स बताए थे। ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच। तो इसमें जो यही चीजें यूज होंगी जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन में यहां पर देखेंगे क्लियर में से क्या क्या है, तो कैपिटल में चले जाएगी। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो इधर हम ऐड कर देंगे, और अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो लेस कर देंगे। लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज में आ जाएंगी, इंक्रीज होगी तो ऐड, डिक्रीज होगी तो लेस। एक्सपेंसेस को बाद में डिस्कस करता हूं। ए से एसेट्स भी इधर आ गया। अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो प्लस, डिक्रीज होंगे तो माइनस, और कुछ नहीं, सिर्फ प्लस माइनस अगर करना आता है और कॉमन सेंस है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एसेट्स भी आ गया। मैंने दो आइटम्स अभी डिस्कस नहीं किए, एक मैंने एक्सपेंस और एक आर से रेवेन्यू डिस्कस नहीं अभी किया। इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, इन दोनों का इफेक्ट कैपिटल में जाएगा। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तब भी कैपिटल में जाएगा, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी। और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर कोई भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी खर्चा होगा तो उसका एक इफेक्ट कैपिटल में जाएगा। अगर खर्चा होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी, और अगर इनकम होगी, रेवेन्यू होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। और लास्ट में जब भी हम कोई इक्वेशन बनाएंगे, एक एक ट्रांजैक्शन के बाद हम इक्वेशन बनाएंगे, तो वो जो इक्वेशन होगी वो इक्वल होनी चाहिए। इट शुड बी मैच्ड, मींस एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वो किसके बराबर होने चाहिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होने चाहिए। तो अभी जो मैंने बताया कि बेसिक्स के लिए आप मेरे ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल में जितने भी अभी तक के लेक्चर्स हैं उन सब लेक्चर्स को आप पढ़िए। डाउट होगा तो वो डाउट्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। तो इसकी प्रेजेंटेशन किस वे से आ जाएगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इस वे से आ जाएगा। हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शंस हमने लिखी, ट्रांजैक्शंस के बाद इधर हमने एसेट्स लिखा। एसेट्स किसके बराबर होना चाहिए, एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब यहां पर मैंने कुछ आइटम्स लिख दिए, कैश प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, ये सब एसेट्स हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा पूछा जाएगा या पूछा जाता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी आइटम्स यहां पर लिखनी है और कौन कौन सी आइटम्स लिखनी है। इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेशेंस मीन्स आपने जब भी क्वेश्चन करना है, आपने जितने भी ये ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, इन ट्रांजैक्शन को पहले आपने रीड आउट करना है, और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनको आपने रफ में लिखते चलना है। और वहीं से आपको मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से यहां पर हेडिंग देनी है, यहां पर कौन सी आइटम्स लेनी है। कैपिटल में तो कैपिटल ही आएगा, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, और इसके अलावा भी आइटम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लिखना होगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या आ गई, परचेज्ड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 का मतलब आ गया ए ने, बी ने, जो भी पर्सन है हु इज द ओनर, ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में 80,000 लेकर आया। मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में समझाया था कि दुकान और दुकानदार
बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का वजूद अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। दुकान अलग है और दुकानदार अलग है, दोनों का अपना अलग वजूद है। फॉर ए लेमैन, उसके लिए अगर ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आई एम द ओनर, उसके लिए मैं और मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मेरा कोचिंग सेंटर है, वो दोनों एक हैं। मगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुकान और दुकानदार दोनों का अलग अलग वजूद है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो जब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस में पैसा लेकर आया। जब वो बिजनेस में पैसा लेकर आएगा तो उससे क्या होगा, बिजनेस में पैसा आएगा। तो अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया तो प्लस में लिख दिया कैश में। बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स पे नहीं, स्टॉक पर भी नहीं, फर्नीचर पर भी कोई नहीं। इसको डेटर्स बोलते हैं, बी वर्ड साइलेंट है, डेबिटर नहीं बोलते, इट इज डेटर्स। कैश में आ गया। और दो एस्पेक्ट मैंने बोले थे, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब बिजनेस में पैसा लेकर आया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम कैपिटल बोलेंगे। तो 80,000 रुपीज से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी? 80,000 रुपीज से। तो पहली ट्रांजैक्शन आ गई। अब इसको हमने नीचे लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन जो ऑलरेडी हैव रिटन हियर, 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इट शुड बी इक्वल टू दिस साइड, शुड बी इक्वल टू दिस साइड। तो इट इज 80,000 प्लस 0। अब साथ साथ हर इक्वेशन के बाद ये लास्ट में आप चेक कर सकते हैं। सो हियर 80,000 इज इक्वल टू दिस साइड, बराबर है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। हमने गुड्स उधार पर खरीदे। जब हम गुड्स उधार पर खरीदते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें फिर से बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चों ने बेसिक्स नहीं पढ़ा हुआ, शायद उनको इस पॉइंट में फिर दिक्कत आ जाएगी परचेज फर्नीचर में। तो इन दोनों को मैं समझा रहा हूं। अगर बिजनेसमैन, अगर कोई पर्सन जिसमें बिजनेस कर रहा है, जिन गुड्स में वो डील कर रहा है, अगर वो गुड्स खरीदता है, सेम गुड्स खरीदता है, किसके लिए खरीदता है? बेचने के लिए। मेरा कपड़े का काम है, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं क्लॉथ मर्चेंट, मैंने कपड़ा खरीदा, किसके लिए कपड़ा खरीदा? बेचने के लिए। किसके लिए खरीदा? बेचने के लिए। तो जब मैंने वो कपड़ा खरीदा, उसके लिए मैं वर्ड परचेज यूज करूंगा। क्या वर्ड यूज करूंगा? परचेज, ठीक है। और जब भी हमने कोई चीज जिसमें डील करते हैं, अगर उसको खरीदा होगा, तो वो स्टॉक का हिस्सा बन जाएगा। किसका हिस्सा बन जाएगा? स्टॉक का। अभी फोन को होल्ड करो, पॉज करो और बाहर जाओ, कोई भी घर के आसपास का दुकान है, उस दुकान के पास जाकर देखो, दुकान में कुछ सामान पड़ा होगा। अगर आप किराना शॉप में जाएंगे, वहां पर देखो कितने मैगी के पैकेट पड़े हैं, आप उससे पूछोगे कितने मैगी के पैकेट आपके पास पड़े हैं, तो क्या बोलेगा? मेरे पास स्टॉक में 50 मैगी के पैकेट पड़े हैं, आप बताओ आपको कितना सामान चाहिए। तो जब वो वर्ड यूज करेगा कि मेरे पास स्टॉक में बहुत सी मैगी पड़ी है, बहुत से चॉकलेट्स पड़े हैं, तो वो जो जिस चीज में वो डील कर रहा है, उन गुड्स को, उन कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और जब उन गुड्स को खरीदा जाएगा, तब हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। और मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में कपड़ों को रखने के लिए मैंने रैक्स बनाए, फर्नीचर। जो मेरे पास कस्टमर आता है उसको बिठाना कहां पर है, इसलिए मैंने चेयर्स ले ली। तो वो जो चेयर्स मैंने ली हैं, वो मैंने बेचने के लिए नहीं ली। अगर मैंने इसको बेचने के लिए नहीं ली, तो अगर कोई भी आइटम खरीदी जाती है पर्सनल लॉन्ग टर्म यूज के लिए, बिजनेस के लॉन्ग टर्म यूज के लिए, बिजनेस के, तो वो एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट बन जाएगा। तो अगर हमने गुड्स खरीदी, तो गुड्स से स्टॉक इंक्रीज होगा। हम गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे, हम स्टॉक के अंडर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो गुड्स खरीदी उधार पर,
तो क्या फर्क पड़ा इससे? इससे स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब मैंने उधार पर खरीदी है। उधार पर खरीदने का मतलब क्या है? जिससे मैंने खरीदी है उसको अब मेरे को पैसा लौटाना होगा, पैसा वापस करना होगा ना। ऐसा थोड़ा उधार पर खरीद लूंगा उसके बाद पैसा नहीं दूंगा, ऐसा तो गलत बात होगी। अब मैंने उसको पैसा लौटाना है, तो अभी मैंने पैसा नहीं दिया, जिसको मैंने पैसा देना है वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या मैंने आपको बताया था? लायबिलिटी मींस लायबिलिटी इज द बर्डन। मैंने उधार पर कुछ चीज खरीदी, अब उसको पैसा पे करना मेरी लायबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लायबिलिटी, वो उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा? उस लायबिलिटी को हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर जिनसे उधार पर खरीदा होगा और जिनको पैसा वापस करना होगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। तो उसको क्रेडिटर में लिख दिया। अब इसके बाद नीचे प्लस करिए, ये भी 80,000 आ गया, जीरो कोई अंतर नहीं, प्लस किए इन दोनों को, 20,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000। इन दो ट्रांजैक्शंस को आप ऐड कर देंगे और ये अगेन इक्वल है, तो ठीक है। नेक्स्ट वन इज withdrew cash for private use or for personal use ₹2,000। ओनर जो बिजनेस चला रहा है अपने घर के खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ अगर करता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स कैश में की गई है, एक तो इससे कैश कम होगा। क्या कम होगा? इससे कैश कम होगा। और ड्रॉइंग्स मींस ओनर की जो कैपिटल बिजनेस में थी, ओनर ने क्या कहा बिजनेस को कि भाई मैंने आपसे अभी तक कितने रुपए लेने हैं? ओनर ने बिजनेस में 80,000 इन्वेस्ट किया था। ओनर ने बिजनेस वाले से कितने रुपए लेने थे? 80,000। उसने कहा आउट ऑफ 80,000 आप मेरे को 2,000 रुपया दे दीजिए। ओनर ने बिजनेस से 2,000 रुपए विड्रॉ किए। एक तो कैश कम होगा, बिजनेस में जो कैश पड़ा होगा वो कम हो गया, 2,000 रुपए निकाल लिए, और उन 2,000 रुपए से कैपिटल भी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? कैपिटल भी कम होगी। तो 2,000 रुपए से कैश कम कर दिया, ठीक है, और 2,000 रुपए से कैपिटल भी कम कर दी। अब इसको हमने अब इन सबको क्या किया हमने? 80 माइनस 2,000 किया, 78,000, 0, 20,000, 0, 78,000 प्लस 20,000। ठीक है, अगेन दोनों साइड बराबर हैं, टैली हैं। नेक्स्ट वन, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर बेची। जिनको अपने उधार पर सामान बेचा होगा, अब मैंने उनसे पैसा लेना है। अगर हम किसी को उधार पर कुछ पैसा देंगे, उधार पर को गुड्स बेचेंगे, तो जिनको उधार पर बेची है वो हमारे लिए एसेट बन जाएंगे, वो हमारे लिए डेटर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो डेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, और उधार पर दिया, 20,000 रुपए का में सामान बेचा, और इस सामान की कॉस्ट प्राइस क्या थी? 15,000 का की जो गुड्स थी वो हमने 20,000 रुपए में बेची। इस ट्रांजैक्शन में तीन इफेक्ट होंगे। सबसे पहले जो गुड्स थी उसकी कीमत कितनी है? जो गुड्स है उनकी कीमत है, ध्यान से समझिएगा, उनकी कीमत है 15,000। गुड्स की कीमत, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट 15,000 है। बेचा कितने पर? 20,000 रुपए पर। ठीक है, तो 15,000 की चीज 20,000 में बेची, कितने का फायदा हुआ? 5,000 रुपए का। मैंने पहले आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर कोई भी इनकम होगी, कोई भी रेवेन्यू होगा, कोई भी फायदा होगा, वो कैपिटल में चला जाता है, कैपिटल में प्लस होगा, ऐड होगा। और अगर कोई भी घाटा होगा, लॉस होगा, तो वो भी कैपिटल में चला जाएगा और उसे हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 इफेक्ट क्या होंगे इसके? मैंने गुड्स बेची, 15,000 की कॉस्ट, जिसकी कीमत 15,000 थी, वो बेच दी, तो हमारा स्टॉक जो हमारे पास ऑलरेडी गुड्स पड़ी हुई थी, ये 20,000 की गुड्स मेरे पास अभी स्टॉक में पड़ी है।
ठीक है, मैंने आउट ऑफ दिस 20,000 15,000 की गुड्स जिसकी कॉस्टिंग 15,000 थी वो बेच दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा स्टॉक 15,000 से कम होगा। हमने कॉस्ट माइनस करनी है, क्योंकि जो गुड्स बेची है, जो मेरी दुकान में सामान पड़ा हुआ है, तो वो कॉस्ट में से माइनस करेंगे उसको हम, जो चीज बेची होगी। ठीक है, खरीदी भी 20,000 की थी, आउट ऑफ दिस 15,000 की हमने बेच दी। और बेची कितने की, 20,000 की, तो 20,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। क्या इंक्रीज हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, और 5,000 रुपीज का प्रॉफिट भी आया था, तो 5,000 से क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 जगह इफेक्ट आएगा। दोबारा आराम से समझिए, 15,000 की गुड्स की जो कीमत थी, जो मैंने जब खरीदे थे वो 15,000 के खरीदे थे, अब उनको हम बेच रहे हैं 20,000 रुपए का। तो 15,000 की गुड्स मैंने बेच दी, जिसकी कॉस्ट 15,000 थी, उनको बेच दिया। तो मेरी जो दुकान में गुड्स पड़ी थी, आउट ऑफ 20,000, उनमें से कितनी वाली गुड्स बेच दी, 15,000 की। अब मेरे पास सामान पीछे कितना रहेगा, 15,000 चला गया, तो एंड में कितना बच गया, 5,000 बच गया। ठीक है, तो 15,000 की बेची ना, तो 15,000 चले गया। मेरे पास चलो कितनी उंगलियां, ये आई एम हैविंग 5 फिंगर्स, इसमें से मैंने 2 उंगलियां बेच दी। ठीक है भाई, पैसे कमाने हैं, 2 उंगलियां बेच दी। अब मेरे पास कितना स्टॉक रह गया, अर्लियर आई वाज हैविंग 5 फिंगर्स, नाउ हाउ मेनी फिंगर्स आई एम हैविंग, 2 मैंने बेच दी, तो अब कितनी रहेगी, 3। तो जो 2 बेच दी, उससे मेरा ये स्टॉक कम हो जाएगा। क्या कम होगा, स्टॉक कम होगा। और बेची कितने की, 20,000 में बेची, तो 20,000, और बेची कैश पर, अगर बेची होती कैश इंक्रीज हो जाता। बेची उधार पर थी, अगर उधार पर बेची है तो वह डेटर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डेटर्स। और जो भी फायदा होगा कैपिटल में प्लस, अगर लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस। सो न्यू इक्वेशन 78,000, 20,000, 5,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 83,000 प्लस 20,000। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर। ऊपर अभी बताया था मैंने इसमें कि अगर हमने बेचने के लिए गुड्स खरीदी तब स्टॉक में आएगा। ये नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जिन बच्चों ने, वैसे भी जैसे जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में अभी ज्वाइन किया, उनके लिए बेसिक्स की दिक्कत अगर आती है, तो पहले वाले लेक्चर्स, बार बार बोल रहा हूं, पहले लेक्चर्स पढ़ो, पहले लेक्चर्स को सुनो। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में 40 मिनट्स के लेक्चर होंगे, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, तो उसे पक्का पढ़िए। क्योंकि अब जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मेरे को बेसिक्स पर भी बार बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बच्चों को अभी भी डाउट है। तो प्लीज पढ़िए। अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। परचेज फर्नीचर, कितने का फर्नीचर खरीदा हमने, 1500 का। आगे कुछ नहीं लिखा अगर, तो इसका मतलब कैश पर खरीदा। परचेज है, खरीदा। अगर हमने लिखा होता किसी का नाम आगे, तो तब हम ये अज्यूम कर सकते कि हमने उधार पर खरीदा है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा परचेज फर्नीचर, इट मीन्स इट इज परचेज्ड ऑन कैश। तो जब मैंने फर्नीचर खरीदा, कैश पर खरीदा, तो कैश मेरे पास जो था वो कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मैंने जब फर्नीचर खरीदा, दुकानदार के पास गया, फर्नीचर खरीदा, पैसे दिए, मेरे पास जो पॉकेट में थे पैसे थे, वो उसमें से कुछ पैसे दे दिए। अब मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो कम हो गया, तो कैश मेरा कम हो जाएगा। मेरे पास 3 चेयर्स पहले ऑफिस में थी, 2 और खरीदी, 2 चेयर्स और खरीदी। अब मेरे ऑफिस में कितनी चेयर्स होगी, पहले 3 थी, अब 2 और खरीदी, कितनी चेयर्स होगी, 5। तो 5 चेयर्स अब होगी, तो मेरा फर्नीचर जो होगा वह इंक्रीज हो जाएगा। तो 1500 से क्या होगा, 1500 से कैश हमारा कम हो जाएगा और फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ा। तो अब इन सबको हम प्लस माइनस कर लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। 76,500 प्लस 20,000, 5,000, 1,500, दिस इज द फाइनल इक्वेशन।
अगर इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो दिस विल बी अ फाइनल इक्वेशन। इसका टोटल 1,03,000 है और इनका भी टोटल कर लेंगे आप 78 + 20 98 + 5 दिस इज अगेन 1,03,000। अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि ईच साइड, जो दोनों साइड होंगी अकाउंटिंग इक्वेशन की, दे शुड बी बैलेंस, दे शुड बी इक्वल। अगर दोनों साइड बराबर है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो शॉर्टकट में एक चीज इस चैप्टर के लिए क्या आ जाएगी, ठीक है, टिप्स शॉर्टकट में। अगर कोई चीज हम खरीदते हैं, अगर वो इंक्रीज होती है तो प्लस, डिक्रीज होती है तो माइनस, इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस। एसेट खरीदा इंक्रीज हुआ प्लस, एसेट बेचा डिक्रीज हुआ तो माइनस। लायबिलिटी इंक्रीज हुई प्लस, लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो माइनस। अगर कोई रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो रेवेन्यू का इफेक्ट कैपिटल पर जाता है, कैपिटल इंक्रीज एक इफेक्ट, दूसरा जब क्वेश्चन करेंगे एक्सपेंस एक इफेक्ट कैपिटल माइनस, दूसरा जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बाद में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।